इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए एक फॉर्मल RFI को इशू कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से अभी एक बार फिर से सीज फायरिंग का उल्लंघन करते हुए BSF की पेट्रोल यूनिट के ऊपर फायरिंग किया गया है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में कंबाइंड एयर डिफेंस यूनिट को सेटअप करने के बाद चाइना और पाकिस्तान अभी एक साथ मिलकर इस रीजन में भारत के खिलाफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं और अंत में आगे चल के चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से FC-31 के बदले J-20 एयरक्राफ्ट की नेवल वेरिएंट को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर आर्मर्ड कोर को लेके है। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी जो मेन बैटल टैंक्स है वो T-90 है और कुल मिलाकर ऐसे 1650 से 1660 के बीच टैंक्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर अभी हमारी हेवी व्हीकल फैक्ट्री मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अभी तक 1200 से ज़्यादा टैंक्स को इंडक्ट कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास अभी T-72 टैंक्स भी मौजूद है और इसकी लगभग 2400 यूनिट अभी ऑपरेशनल है और इन सभी टैंक्स को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है। पर अभी धीरे धीरे इनको रिप्लेस करने का टाइम भी आ चुका है, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे वेपन डेवलप किए जा चुके हैं जो कि वर्तमान की सबसे एडवांस टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से अपने FRCV प्रोजेक्ट के अंदर फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक को इंडक्ट करने का एम रखा गया है और ये सिर्फ हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को फायर करने वाले आर्मर्ड मशीन ना होके इससे भी काफी बेहतर चीज होने वाले हैं, क्योंकि अभी ऐसे एंटी टैंक वेपन डेवलप हो चुके हैं जो कि टैंक्स को वहां पर जाके हिट करते हैं जहां पर उसका आर्मर सबसे पतला होता है। अब ऐसे में टैंक्स की जो आर्मर है उसको हर जगह में सेम थिकनेस में रखा नहीं जा सकता है, कहीं पर ये थोड़े मोटे रहते हैं जिससे कि फ्रंटल पार्ट में हेवी आर्मर को प्लेस किया जाता है और अभी साइड में भी कुछ एंगल तक स्ट्रॉन्ग आर्मर प्लेट दिया जाने लगा है, लेकिन इसके बाद पिछले की जो पार्ट होता है वहां पर आर्मर काफी पतला रहता है। साथ ही जो टॉप वाला सेक्शन होता है वहां पर भी आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ऐसे में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से अभी टैंक्स में और ज्यादा आर्मर डाल के इसको और ज्यादा हेवी बनाने की वजह इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। जैसे कि अगर टैंक की तरफ कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक अलग ही सिस्टम होने वाली है और जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल से हमको बचाती है, ठीक वैसे ही टैंक्स की प्रोडक्शन सिस्टम या जिसको एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है, ये दुश्मन की प्रोजेक्टाइल को टैंक तक आके हिट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके अलावा भारत अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स में AI सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। साथ ही टैंक्स के अंदर विजिबिलिटी एक मेजर इशू रहता है और अभी हमारे जो फ्यूचर टैंक रहने वाले हैं उसमें 360 डिग्री का विजिबिलिटी होने वाला है, जिसको सी थ्रो आर्मर कहा जा रहा है, यानी कि टैंक के कमांडर टैंक के अंदर रहकर ही पूरे 360 डिग्री का स्कैन कर सकता है और इससे हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस काफी बेहतर हो सकता है। अभी आर्मी की तरफ से इसके लिए एक RFI को भी इशू किया गया है और इसके अंदर अभी टोटल 1770 मेन बैटल टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इनको अभी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कहा जा रहा है और प्लान के मुताबिक इनको 2030 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना शुरू किया जा सकता है। आने वाले 40 से 50 साल तक ये हमारे मेन बैटल टैंक रहने वाले हैं और इसके लिए अभी ग्लोबल RFI को इशू किया गया, जिनको आगे चल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भारत के अंदर ही बनाने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में कोई भी फायरिंग एक्सचेंज नहीं हो रहा है और इसको लेके हाल ही में ही बॉर्डर मीटिंग को हुई थी, जिसमें दोनों ही तरफ से सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था। लेकिन इसके बाद एक बार ऐसा हुआ था जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी की एक पेट्रोल यूनिट के ऊपर फायर किया गया था। हालांकि उस दौरान इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आया था, लेकिन इस सीज फायरिंग एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई पहला वायलेशन था। पर अभी एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन करके बॉर्डर में इंडियन ट्रूप्स के ऊपर फायरिंग करने की बात सामने आई है। इंडिया टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह जम्मू के अरनिया सेक्टर में जब BSF की एक पेट्रोल यूनिट बॉर्डर की रेगुलर मेंटेनेंस के लिए जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अचानक से उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया गया था। इसमें उन्होंने BSF की तरफ से लेके एक बुलडोजर के ऊपर गोलियां चलाया था, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो रोड्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए वहां पे लिया गया था। आप सब जानते होंगे बॉर्डर के करीब एक रोड रहता है जिसमें रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह की जाती थी और इसी रास्ते को क्लियर करने के लिए मशीन को BSF की तरफ से वहां पे लिया गया था। जब पाकिस्तान की साइड से भी फायरिंग करना शुरू किया गया तो उसके बाद BSF की तरफ से भी फायरिंग की गई थी, लेकिन इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आया है
और अभी तक बीएसएफ की तरफ से ना तो इस बात को स्वीकार किया गया और ना इस बात से इनकार किया गया है। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेके। हाल ही में एक खबर सामने आया था कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना की तरफ से अभी एक कंबाइंड एयर डिफेंस यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया था। अभी पता चला है कि दरअसल चाइना और पाकिस्तान की तरफ से इस रीजन में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें मेनली एयर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि इनकमिंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को डिफेंड किया जा सके। यहाँ पर चाइना की तरफ से 3 एयर डिफेंस डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली एग्जैक्ट यूनिट का पता नहीं चला है। इस एक्सरसाइज को अभी 22 मई से कंडक्ट किया जा रहा था और इसमें एयर डिफेंस के अलावा एंटीशिप ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया जा रहा है। अब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में समंदर तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये लैंड बेस्ड मिसाइल की मदद से दुश्मन की शिप्स को निशाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में किए जाने वाले इस सभी प्रकार के एक्सरसाइज के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और मेनली इसमें चाइना की तरफ से अपनी LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की बात की गई है, जिसकी रेंज अभी लगभग 150 किलोमीटर बताया गया है। और एंटीशिप मिसाइल के लिए यहाँ पे चाइना की तरफ से YJ-81, YJ-82 और C-802 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सभी मिसाइल आगे चल के पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। अब इसमें जॉइंट एक्सरसाइज करने से पाकिस्तान और चाइना दोनों को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो उनका दुश्मन सेम है और वो जिस रीजन में आके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं उसी रीजन में आगे चल के इनकाउंटर हो सकती है। तो रियल बैटल सिनेरियो में अभी वो लोग एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं और किसी भी 2 फ्रंट सिचुएशन में ये भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान दोनों को काफ़ी मदद कर सकता है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से। चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अब एक नई क्लोज रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप किया गया है। ये दिखने में तो 8x8 व्हीकल जैसा है, जिसके ऊपर एक 35 mm की एयर डिफेंस गन को माउंट किया गया और इसके साथ ही इसमें 2 शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल भी मौजूद है। अब हालांकि इस व्हीकल की ओरिजिनल नाम को बताया नहीं गया है, लेकिन CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना की ग्राउंड यूनिट्स को दुश्मन की एयर रेड से बचाने के लिए काम आ सकता है और एक हाईली मोबाइल सिस्टम है, जिस वजह से इसे काउंटर करना दुश्मन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अभी मूविंग कंडीशन में भी दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और इंटरसेप्ट कर सकता है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम के मुकाबले व्हील्ड बेस्ड सिस्टम काफ़ी फुर्तीले होते हैं और इनको डिटेक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी जो एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एक रोटरी ऑटोलोडर सिस्टम का चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसे बेहतर फायरिंग रेट को देने के साथ साथ बेहतर एक्यूरेसी देने वाला है। इन सिस्टम को चाइना की साउथ इंडस्ट्री ग्रुप कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है और अभी तक इनके बारे में बस इतना ही पता चला है, लेकिन मेरे हिसाब से चाइना इनको इन्फेंट्री यूनिट के साथ या आर्मर्ड यूनिट के साथ डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली इनको दुश्मन की लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से या फिर ड्रोन से काफ़ी खतरा होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये सिस्टम एक एयर डिफेंस कवर को प्रोवाइड कर सकता है और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही आइडियल चॉइस होने वाला है। वैसे ये व्हीकल दिखने में टाटा की क्रिस्टल व्हीकल जैसा दिख रहा है, तो हम भी कुछ इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती आ रही है और इनको भी बाहर से खरीदने की कोशिश किया जा रहा था और ऊपर से उसमें कंट्रोवर्सी होने की वजह से अभी तक टंगुस्टा और हाइब्रिड व्यू सिस्टम के बीच डील फंसा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे सिस्टम खुद बनाने लगते हैं तो हमें इनको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट चाइना की J-20 एयरक्राफ्ट को लेके और अभी यूरेशियन टाइम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी J-20 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक नेवल एयरक्राफ्ट को बना रहा है। अब पहले आपको पता होगा चाइना अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से एक डिफरेंट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला था, जिसका नाम FC-31 बताया जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ से FC-31 के बदले J-20 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे क्लियर किया गया है। J-20 की बात करें तो ये काफ़ी हेवी एयरक्राफ्ट है और फ्यूल और वेपन लोड के साथ इसका जो वजन है वो लगभग 40 टन के आसपास हो सकता है, तो इसको कैरियर से टेक ऑफ करने में दिक्कत होने वाली है। लेकिन चाइना आगे चल के जो कैरियर ऑपरेट करने वाला है उसमें कैटapult बेस्ड सिस्टम होने वाली है, जिस वजह से इनको आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। और यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक चाइना अपनी पहली कैटapult बेस्ड कैरियर को लॉन्च करने वाला है, तो तब तक चाइना की तरफ से J-20 के एक नेवल वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और काफी पहले से चेंगडू एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से J-20 के नेवल वेरिएंट को बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। अभी चाइना जिस फ्लैंकर सीरीज की J-15 एयरक्राफ्ट को अपनी कैरियर से ऑपरेट कर रहा है, उनकी वजन भी लगभग लोडेड कंडीशन में 30 टन के आसपास होती है, लेकिन ये अपनी फुल पोटेंशियल के साथ चाइनीज कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर पाता है।
इसी वजह से चाइना यहाँ पर स्कीजम कैरियर के बदले कैटapult बेस्ड सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा है। अब J-20 का जो मेन रोल होने वाला है वो एक लॉन्ग रेंज का इंटरसेप्टर का होने वाला है और ये अपनी स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज की मिसाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंटली किसी भी फाइटर के साथ डॉग फाइट में एंगेज होता है तो ये मुसीबत में पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।